हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड थर्ड सेमेस्टर का एक टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर के अंतर्गत आता है। तो उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। आई होप कि आपको पसंद आएंगे। उसे मैंने एज ए असाइनमेंट वर्क के लिए लिखा है, तो आप असाइनमेंट या नोट्स किसी भी रूप में उसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा फ्रंट पेज है। उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है महिला सशक्तिकरण। तो सबसे पहले मैंने महिला सशक्तिकरण को एक प्रश्न के रूप में लिखा है। उसके बाद वो पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करिए। प्रश्न हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। वर्तमान संदर्भ में महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कीजिए। उत्तर में हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे महिला सशक्तिकरण। उसके बाद उसको डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे। किसी भी स्वस्थ एवं विकसित समाज के निर्माण के लिए स्त्री व पुरुष दोनों की सहभागिता आवश्यक है। प्राकृतिक संदर्भ में पर्यावरण संतुलन तो आवश्यक है ही, परंतु सामाजिक पर्यावरण की दृष्टि से समाज में महिलाओं का सर्वांगीण विकास भी आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा। पी.आर. गोयल के अनुसार महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य समाज की उस व्यवस्था से है जिसमें समाज के अस्तित्व का महत्वपूर्ण अंश महिला तन मन से स्वस्थ, शिक्षित, सुरक्षित समाज, राजनीतिक परिवार व संस्कृति में लिंगीय भेदभाव रहित पूर्ववत अपना वर्चस्व और आत्मगौरव रखते हुए मातृ देवो भव की शक्ति को सार्थक कर सके। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को पहलवान बनाने से नहीं है। ये जो था वो पी.आर. गोयल द्वारा कहा गया था। उसके बाद महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता हमें क्यों हुई, ये देखते हैं। वैदिक युग में भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, धर्म, राजनीति, संपत्ति एवं उत्तराधिकार में अधिकार प्राप्त थे। वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय का आदर्श महिला पुरुष की प्रकृति है का था तथा महिला को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता था। अर्थात महिला पुरुष को पूर्ण बनाती थी। पत्नी के रूप में महिला की स्थिति काफ़ी उच्च थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होने लगी थी। इस काल में धर्म सूत्रों के अनुसार बाल विवाह शुरू हो गए थे। इससे महिला की स्थिति कमज़ोर होने लगी। महिलाओं के शिक्षा का स्तर भी गिरता गया। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों से वंचित होना पड़ा। 12वीं से 18वीं शताब्दी तक का युद्ध मध्य युग कहलाता है। इस युग में मुगलों के शासन की स्थापना के पश्चात से महिलाओं की स्थिति पतन की ओर अग्रसर हुई। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजों का शासन था। इस युग में भारतीय समाज सुधारकों ने इस युग में महिलाओं की स्थिति में सुधार किया। महिलाएं समाज में शिक्षा व रोजगार की दृष्टि से पिछड़ी हुई मानी जाती थी। ऐसी स्थिति में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उनके सशक्तिकरण की आवश्यकता थी। स्वाधीनता के पश्चात भारत सरकार ने महिला के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। इसके आगे हम भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है महिलाओं में शिक्षा प्रसार। वैसे तो अंग्रेजों के शासनकाल में ही महिला शिक्षा का प्रसार शुरू हो गया था। महिलाओं के लिए डीएवी स्कूल खोले गए। दारुल संस्था ने मुस्लिम महिलाओं के लिए स्कूल खोले। वर्ष 2001 तक महिला साक्षरता 54.16% तक हो गई थी। महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छे रोजगार करने लगी थी। इससे आभास होता है कि महिलाएं सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं। दूसरा जो था वो था संवैधानिक व्यवस्थाएं। संविधान के अनुसार भारतीय महिलाओं को पुरुष के समान माना गया है। संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में उन्हें बराबरी का अधिकार दिया है। उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार रखे हैं। पहला, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सब समान है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 39 के अनुसार
राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 39 क में समाज, न्याय और विधिक सहायता है। 7वां, महिलाओं को ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनावों में भाग लेने का अधिकार है। तीसरा बिंदु, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके उत्थान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1900 के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। यह आयोग महिलाओं की सुरक्षा एवं प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यों में राज्य स्तर पर भी महिला आयोग गठित है। चौथा, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना। महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए 31 करोड़ की सहायता से 30 मार्च 1993 को इस कोष की स्थापना की गई है। इस कोष का मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र की निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। 5वां, आर्थिक जीवन में प्रगति। महिलाओं की शक्ति का मूल अधिकार आर्थिक क्षेत्र में प्रगति है। रूढ़िवादी लोग महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के विरुद्ध हैं, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता कम हो रही है। आजकल महिलाएं नौकरी करने लगी हैं तथा श्रमिक का कार्य करती हैं। शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में महिलाएं अधिक जा रही हैं। वैसे आजकल महिला पुलिस तथा सेना में भी कार्य करती हैं। कार्य की दृष्टि से महिलाओं की स्थिति अच्छी है। राजनीतिक जागृति। राजनीति क्षेत्र में महिलाओं की प्रगति अच्छी है। महिलाएं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच रही हैं। आजकल महिलाएं चुनाव जीतकर लोकसभा व राज्यसभा में जा रही हैं। केंद्र में मंत्री बन रही हैं। न्यायालय में वकील व जज बन रही हैं। वर्तमान में अनेक महिलाओं ने राजनीति में उच्च स्थान प्राप्त किए हैं। उसके बाद हम देखेंगे महिलाओं के विकास तथा सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी योजनाएं आई हैं, तो उसमें हम एक हेडिंग बना लेंगे। उसके बाद हम अपना शुरू करेंगे योजनाओं के बारे में। केंद्रीय सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास तथा सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनेक योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा समाज में आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने में मदद करेंगी। मुख्य योजनाएं, जिसमें पहली है द्वारका योजना। यह योजना सन 1982 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार, स्वच्छता तथा उनके शिशुओं की देखभाल करने जैसी मूलभूत सेवाएं प्रदान करना है। दूसरा, न्यू मंडल चर्चा योजना। इस योजना का प्रारंभ 1987 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण तथा अनुदान प्राप्त कर स्वावलंबी बनाना था। तीसरी योजना, महिला प्रशिक्षण योजना। महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु इस प्रशिक्षण योजना का प्रारंभ 1989 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को दरी, चिकन, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग तथा आरी तारी से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन करके आर्थिक गतिविधियों में संलग्न करना है। चौथा, महिला समानता योजना। इस योजना का प्रारंभ 1989 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को समानता और समाज में जागरूकता के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाती थी। पांचवी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस योजना का प्रारंभ 1992 में हुआ था। इस कार्यक्रम के दौरान माताओं और शिशुओं को पोषाहार उपलब्ध कराकर सुरक्षित मातृत्व एवं टीकाकरण के माध्यम से शिशुओं तथा मातृ मृत्यु दरों में कमी लाने का प्रयत्न किया जाता है। राज्य स्तर पर जननी सुरक्षा योजना भी संचालित है। किशोरी बालिका योजना। इस योजना का प्रारंभ 1992 में हुआ था। इस योजना में गरीब परिवारों की बालिकाओं को समुचित स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षा की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाती थी। अभी भी यह योजना चालू है। महिला समृद्धि योजना। इस योजना का प्रारंभ 1992 में किया गया था। इस योजना के द्वारा ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जाना है। महिला एवं बाल विकास द्वारा स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं।
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, यह योजना 1994 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना में गरीब रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को प्रसूति हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नवा, इंदिरा महिला योजना। इस योजना का प्रारंभ 1995 में हुआ था। इस योजना द्वारा ग्रामीण व शहर की गंदी बस्तियों की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबन प्रदान किया जाता है। मार्जिन मनी ऋण योजना। इस योजना का प्रारंभ 1995 में किया गया था। इस योजना में महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 25 से 30% की मार्जिन मनी उपलब्ध करवाकर बैंकों से स्वरोजगार चालू करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में खादी आयोग व खादी बोर्ड ऐसे प्रशिक्षण करता है। ग्रामीण महिला विकास योजना। इस योजना का प्रारंभ 1996 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना, उन्हें जागरूक बनाना तथा भेदभाव को समाप्त करना है। 12वीं, राजराजेश्वरी बीमा योजना। यह योजना 1997 में शुरू की गई थी। यह विशेष योग्यजन के लिए थी। स्वास्थ्य सखी योजना। यह योजना 1997 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता था। बालिका समृद्धि योजना। इस योजना का प्रारंभ 1997 में हुआ था। इसमें बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए नकद राशि दी जाती है। उसके बाद जब हमारी सारी योजनाएं आ गई तो हम थोड़ा उपसंहार टाइप में लिखेंगे, यानी कि पूरा कंक्लूजन होगा इसके अंतर्गत कि महिला सशक्तिकरण के बारे में जो भी योजनाएं चलाई गई हैं। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। भारतीय समाज एक परंपरावादी तथा रूढ़िवादी समाज है, जहाँ परंपराओं तथा परंपरावादी मूल्यों का अधिक महत्व रहा है। साथ ही भारतीय समाज में पुरुषों का एक वर्ग ऐसा भी रहा है जिसने धर्म तथा परंपरा के नाम पर स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया था। कहने का अभिप्राय यह है कि प्राचीन काल से ही महिलाओं का शोषण तथा अन्य अन्याय होता रहा है। एक ऐसा भी समय था जब कुछ प्रांतों में कन्याओं का जन्म होते ही उनकी हत्या कर दी जाती थी। आज भी कन्या भ्रूण हत्या का सिलसिला जारी है। सती प्रथा भी एक अमानुषिक प्रथा का ही प्रतीक है, जिसमें विधवा स्त्री को अपने पति की चिता के साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ता था। इसी प्रकार से कुछ जातीय समूह में सम्मान हत्या तथा अनार किलिंग देखने को मिलती है। नारियों से संबंधित इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए तथा उन्हें सशक्त करने के लिए भारत सरकार ने अनेक संवैधानिक प्रयास किए हैं। तो आज हमने देखा कि महिला सशक्तिकरण क्या है और उस महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे नोट्स पसंद आए होंगे। धन्यवाद।